देश में कुछ लोग पैदाइशी पार्टी इन पावर के नजदीक होते हैं और कुछ मेहनत करके पहुंचते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सीधे जमीन से जुड़े होते हैं, यानी सचमुच जमीन से जुड़े होते हैं। सोनिया गांधी के दामाद और प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा। लेकिन दिक्कत यह है कि जमीन से इतना जुड़ाव आजकल मनी लॉन्ड्रिंग कहलाता है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने जो अब रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ चार्जशीट की पक्की स्क्रिप्ट तैयार कर ली है। 3 मामलों की इस तिकड़ी में लंदन के ठाठ, बीकानेर की रेत और हरियाणा की उपजाऊ जमीन सब कुछ शामिल है। अब प्रियंका गांधी के पति हो और जमीन से इतना प्यार करें तो शक तो होगा ही। आखिर भारत में अगर कोई व्यक्ति अपनी पत्नी से ज्यादा जमीनों से प्रेम करता है तो वो या तो किसान होता है या फिर रॉबर्ट वाड्रा। लेकिन रॉबर्ट वाड्रा किसान तो है नहीं, वो तो स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी के मालिक हैं। नाम इतना ऊंचा और बिजनेस इतनी जमीन से जुड़ी कि 1 लाख की कंपनी सीधे करोड़ों की डील में घुस गई। हरियाणा के शिकोहपुर की 3.5 एकड़ की कहानी में डीएलएफ भूपेंद्र हुड्डा और वाड्रा ने मिलकर ऐसी कहानी लिखी कि बड़े बड़े भी शर्मिंदा हो जाएं। जमीन 7.5 करोड़ में खरीदी, सरकार ने रातों रात हाउसिंग प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी और फिर वही प्लॉट डीएलएफ को 58 करोड़ में बेच दिए गए। मतलब हींग लगी ना फिटकरी और करोड़ों का मुनाफा हो गया। बीकानेर की बात करें तो वहां वाड्रा ने 275 बीघा जमीन सिर्फ 72 लाख में खरीद ली, वो भी सिर्फ गूगल मैप पर देखकर। फिर वो जमीन भी करोड़ों के मुनाफे पर बिक गई। मुनाफे में 615% का रिटर्न मिला। ऐसा रिटर्न तो निफ्टी और सेंसेक्स मिलकर भी ना दे पाते। निवेशक लोग मुफ्त में म्यूचुअल फंड में टाइम खराब कर रहे हैं। असली मल्टी बैगर तो बीकानेर की रेत में छिपा है। तीसरा चैप्टर लंदन का है, स्क्वायर लंदन। ये सुनने में ही एलीट लगता है। आरोप है कि हथियार डीलर संजय भंडारी ने इस फ्लैट को खरीदा और वाड्रा के निर्देश पर रेनोवेट कराया। वाड्रा का कहना है कि मुझे तो कुछ पता नहीं, मैं तो बस घूमने गया था। रॉबर्ट वाड्रा हर बार यही कहते हैं कि ये राजनीतिक साजिश है, लेकिन अब प्रवर्तन निदेशालय रॉबर्ट वाड्रा से जुड़े इन तीनों मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में जल्द ही चार्जशीट दाखिल कर सकता है और ये चार्जशीट अगले 3 महीनों में दाखिल होने की उम्मीद है। ईडी वाड्रा और अन्य आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए अदालत से अनुमति मांगेगा। ईडी ये कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के तहत कर रहा है। जांच में अवैध रूप से कमाई गई संपत्तियों को जब्त करने की कार्रवाई भी शामिल है। वाड्रा पर आरोप है कि उन्होंने गलत तरीके से कमाए गए धन से संपत्ति खरीदी और इसी वजह से वाड्रा की अवैध तरीके से अर्जित की गई संपत्तियों को ईडी जब्त भी करेगी। अब देखना यह है कि अदालत क्या फैसला करती है, लेकिन सवाल ये कि क्या वाड्रा सिर्फ एक कारोबारी है या फिर ये जमीन से उठकर राजनीति की जमीन तक पहुंचने का एक और क्लासिक केस है। हरियाणा जमीन सौदा, बीकानेर डील या लंदन प्रॉपर्टी का राज, क्या सच्चाई किसी एक मामले में सामने आ पाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। बिहार की राजनीति में 2 चीजें कभी नहीं बदलती, उनमें एक है लालू यादव और दूसरे आरजेडी के अध्यक्ष का पद। यही वजह है कि लगातार 13वीं बार लालू यादव की इस पद पर वापसी हुई। लालू यादव की निर्विरोध वापसी ने साबित कर दिया कि लोकतंत्र भले ही 5 साल में चुनाव कराता हो, लेकिन आरजेडी में नेतृत्व का चुनाव नहीं, सिर्फ घोषणा पत्र पढ़ा जाता है। ये कोई पार्टी नहीं बल्कि पारिवारिक न्यास है, जिसमें लोकतांत्रिक प्रक्रिया उतनी ही प्रतीकात्मक होती है जितनी एक रॉयल शादी में सहमति। अब्दुल बारी सिद्दीकी ने ऐलान किया कि लालू यादव ही अध्यक्ष रहेंगे, मतलब तेजस्वी यादव अभी भी प्रोबेशन पर है। और जब तक परिवार में दारा शिकोह और औरंगजेब वाला किस्सा क्लियर नहीं हो जाता, तब तक ताजपोशी तो दूर तेजस्वी को राजसी छड़ी भी नहीं मिलेगी। बीजेपी प्रवक्ता अजय आलोक ने भी बिना नाम लिए सीधा तीर तेजस्वी की छाती पर मार दिया। कमांड देने का डर है, कहीं औरंगजेब दारा शिकोह को हटा न दें। इससे ये तो साफ हो गया कि तेजस्वी भले ही विधानसभा में भाषण देते हो, लेकिन असली सत्ता लालू की कोठरी में रहती है। जरा सोचिए, 78 साल की उम्र में डायबिटीज, दिल की बीमारी, किडनी की परेशानी आम आदमी होता तो इस हाल में गली के पार डॉक्टर के पास जाने में भी दिक्कत होती, लेकिन लालू यादव हैं कि बीमार होकर भी सत्ता के स्वस्थ प्रतीक बने हुए हैं। कारण है वोट बैंक की ऑक्सीजन। यादव और मुस्लिम समीकरण के अमूल्य इंश्योरेंस पॉलिसी अभी भी लालू के नाम पर चलती है और सिद्दीकी कहते हैं कि लालू की लोकप्रियता बेजोड़ है। असल में कहानी तो ये कहिए कि तेजस्वी की लोकप्रियता में कुछ जोड़ बाकी है। यही वजह है कि तेजस्वी को अभी भी लीडर ऑफ अपोजिशन की तरह नहीं बल्कि लीडर ऑफ होल्ड की तरह ट्रीट किया जाता है। लालू यादव को तेजस्वी की कमान पर भरोसा नहीं, परिवार में कोई मानता नहीं था। तेज प्रताप यादव को जब अनुष्का प्रेम कथा के चलते बाहर निकाला गया तब तो भूचाल आया। उसने लालू को फिर याद दिलाया कि बेटे बहुत हैं लेकिन गद्दी एक। तेजस्वी को कमान देने का मतलब मीसा भारती की नाराजगी, राबड़ी देवी का असंतोष और सबसे अहम तेज प्रताप का गुस्सा।
औरंगजेब दाराशिकों वाले अजय आलोक के बयान का असली मतलब यही था कि आरजेडी के अंदर सिंहासन पर बैठने से पहले एक मिनी महाभारत लड़नी पड़ेगी। बीजेपी का आरोप है कि आरजेडी पूरी तरह से वंशवाद की फैक्ट्री है, जहां परिवार ही पार्टी है और पार्टी ही परिवार। लेकिन लालू यादव का नेतृत्व इन आरोपों का तोड़ है, क्योंकि वे खुद ही पार्टी हैं, परिवार हैं और राजनीति के ब्रह्मा भी। तेजस्वी अगर अध्यक्ष बनते तो वंशवाद का नारा गूंजता, लेकिन अब जबकि लालू खुद ही फिर से अध्यक्ष बन गए तो भाजपा के पास कहने को यही बचा है कि तो पुराने रजिस्ट्रेशन का रिन्यूअल है। 2025 के विधानसभा चुनाव करीब हैं और नीतीश कुमार को पटकनी देने का सपना अभी अधूरा। ऐसे में आरजेडी नहीं चाहती कि मुकाबले में नौजवान कप्तान उतारकर टीम को हरा दिया जाए, इसलिए पुराना अनुभवी कप्तान अभी भी मैदान में है। गर्दन में पट्टी, कमर में बेल्ट और बैग में स्लोगन के साथ लालू यादव की 13वीं ताजपोशी ये साबित करती है कि राजनीति में लोकतंत्र सिर्फ पोस्टर पर चलता है, असल खेल तो नातेदारी और सियासी गणित का होता है। और जब परिवार बड़ा हो, इच्छाएं और भी बड़ी हो, तो कुर्सी पर सिर्फ वही बैठ सकता है जिसने सबको बिठाने की कला सीख ली हो। लेकिन बड़ा सवाल ये कि जब लालू यादव ही तेजस्वी को पार्टी की कमान नहीं देना चाहते, तो फिर राहुल गांधी उन्हें सीएम पद का गिफ्ट क्यों देना चाहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। शशि थरूर ने पहले ही कहा था कि नीलांबुर उपचुनाव नतीजों के बाद वे अपनी बात कहेंगे। हालांकि अपनी बात कहने के लिए उन्होंने कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक करने या मिलने की जगह लेख लिखना जरूरी समझा, जिसे पढ़कर बीजेपी वाले ताली पीट रहे हैं तो कांग्रेस में गजब की खामोशी है। शशि थरूर ने एक कदम आगे बढ़कर अब पीएम मोदी को भारत की प्रमुख संपत्ति बता डाला। जाहिर है इस बयान के बाद कांग्रेस का सियासी पारा एक बार फिर चढ़ गया। कांग्रेस अब शायद थरूर से ये पूछना चाह रही होगी कि पीएम मोदी के लिए ये प्राइमरी एसेट वाला तमगा आपको कब और कैसे सूझा। राहुल गांधी की भाषण शैली से ऊब कर आपने सोचा चलो अब ग्लोबल स्टेट्समैन के फैन क्लब में नाम दर्ज करवा ही लेते हैं। वैसे भी थरूर हिंदी में कुछ न कहें पर अंग्रेजी में इतनी चाशनी घोल देते हैं कि मोदी की तारीफ भी कांग्रेस को राजनयिक कूटनीति लगती है और कांग्रेस का दर्द और भी बढ़ जाता है। कांग्रेस का दर्द भी डिप्लोमेटिक डायलॉग। थरूर ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत की एकता, संप्रभुता और वैश्विक छवि को लेकर कहा कि वो ठीक वैसा ही था जैसे कोई विपक्षी सांसद अपने नेता के खिलाफ लिख करके सरकारी ऑर्डर के लिए नामांकन जमा करवा रहा हो। उन्होंने 3T टेक्नोलॉजी, ट्रेड और ट्रेडिशन की बात भी की और फिर आया पाकिस्तान का मसला। थरूर ने जिस अंदाज में पाकिस्तान को इंटरनेशनल मंच पर लताड़ा और कोलंबिया को उल्टे पांव बयान वापस लेने पर मजबूर किया, उसे देखकर तो बीजेपी प्रवक्ता भी एक पल को कंफ्यूज हो गए कि ये कांग्रेस का थरूर बोल रहा है या मोदी जी का विशेष दूत। पाकिस्तान के डेलीगेशन पर उनका तंज और अमेरिकी प्रतिनिधियों से मिले समर्थन की चर्चा ऐसी थी जैसे किसी फिल्म का हीरो खलनायक को मात देकर ट्रॉफी लेकर मंच पर आ गया हो। कांग्रेस के भीतर इस थरूर नामा को लेकर खासा असहजता का माहौल है। नेताओं की निगाहें थरूर के बयानों के एक एक अक्षर को ऐसे पढ़ रही हैं जैसे बीजेपी का घोषणा पत्र हो। पार्टी कैडर असमंजस में है। इसे थरूर की बौद्धिक स्वतंत्रता माने या भाजपा में ज्ञान प्रवाह। पार्टी के नेता ये पता करने में जुटे हैं कि थरूर का अगला कॉलम कहां आ रहा है। थरूर का ये रवैया तब और दिलचस्प हो जाता है जब याद आता है कि हाल ही में उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व से मतभेदों की बात खुद स्वीकार की थी। ये एक तरफ गांधी परिवार से वैचारिक दूरी और दूसरी तरफ मोदी की रणनीति पर वाहवाही साफ दिखाता है। ये साफ दिखाता है कि थरूर इस वक्त राजनीतिक ज़ेन मोड में है, जहां वे सबकी आलोचना और प्रशंसा कर रहे हैं, बस राहुल गांधी को छोड़कर। सवाल ये नहीं कि थरूर ने मोदी की तारीफ क्यों की, सवाल यह कि अब कांग्रेस में थरूर को कौन समझाएगा कि बोलना सुनना तो ठीक है, लेकिन पार्टी में रहकर पार्टी के खिलाफ तालियां ना बजाओ, नहीं तो अगली मीटिंग में कुर्सी भले मिले पर माइक शायद न मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। जब निर्वासित ईरानी क्राउन प्रिंस रेजा पहलवी ने कैमरों के सामने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई को सीधे पद छोड़ने की चुनौती दी, तब ये महज एक बयान नहीं था, बल्कि ये एक राजनीतिक भूकंप था। ये एक ऐसा भूकंप था जिसकी गूंज तेहरान से लेकर वॉशिंगटन और तेल अवीव तक महसूस की जा रही है। पहलवी ने खामेनेई को कहा कि आप पद छोड़ दें, तभी आपको निष्पक्ष सुनवाई और कानून की प्रक्रिया का अधिकार मिलेगा। ये वक्तव्य नहीं बल्कि उस सत्ता के लिए अंतिम चेतावनी थी जो अब अपने ही बोझ से चरमराने लगी है। ईरान की सत्ता का वर्तमान संकट कोई आकस्मिक घटनाक्रम नहीं बल्कि एक धीमी आग है जो अब धधकने लगी है। पहलवी ने दावा किया कि इस्लामिक शासन का कमांड और नियंत्रण तंत्र तेजी से ढह रहा है। सेना और सुरक्षा बलों से उन्होंने अपील की है कि वे इस ढहती व्यवस्था से खुद को अलग करें और जनता के साथ मिलकर इतिहास का सही पक्ष चुनें।
उनकी ये अपील सीधे तौर पर एक सॉफ्ट कूप की राजनीतिक पिच है, शांतिपूर्ण लेकिन निर्णायक सत्ता परिवर्तन। रेजा पहलवी का कहना है कि वे सत्ता की भूख नहीं रखते बल्कि शांति और लोकतांत्रिक बदलाव के वाहक बनना चाहते हैं। ये लाइन सुनने में जितनी उदार लगती है, असल में उतनी ही रणनीतिक भी है। सत्ता पाने की मंशा से इनकार करना पूर्वशाही परिवार की पुश्तैनी शैली रही है। वे पहले राष्ट्र की बात करते हैं, फिर संविधान की और अंत में संस्थाओं की बहाली के नाम पर खुद को प्रस्तुत करते हैं। और इस पूरे घटनाक्रम का अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ भी बहुत महत्वपूर्ण है। ईरान और इजराइल के बीच छिड़ी सीधी लड़ाई अब परमाणु प्रतिष्ठानों तक पहुंच चुकी है। अमेरिका B-2 बॉम्बर्स के हमलों से ईरान की रणनीतिक संरचनाएं प्रभावित हुई और इस दौरान फोर्दो स्थित यूरेनियम संवर्धन केंद्र पर 2 बार हमले हुए। कौन जिम्मेदार है ये स्पष्ट नहीं, लेकिन इजराइल की ओर से पहले ही हमलों को स्वीकारोक्ति की जा चुकी है और ईरान की प्रतिक्रिया भी वैसी ही रही है। मिसाइलों और ड्रोन्स के हमलों की बौछार और साथ ही अमेरिका को चेतावनी की। अब ईरानी सेना को अमेरिकी ठिकानों पर जवाबी हमला करने की छूट है। ये सीधा संकेत है कि ईरान अब किसी भी किस्म की कूटनीतिक मर्यादा से बाहर आ चुका है। ऐसे में रेजा पहलवी का बयान सिर्फ एक घरेलू चुनौती नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय खेल का हिस्सा बन गया। पश्चिमी देश अगर इस्लामिक गणराज्य को समर्थन देना जारी रखते हैं तो पहलवी के मुताबिक ये खून खराबा और अराजकता की ओर इसे ले जाएगा। ये एक डिप्लोमेटिक ट्रैप भी है। अगर अमेरिका या यूरोपीय देश शासन को समर्थन दें तो वे तानाशाही के समर्थक कहलाएंगे। अगर वे समर्थन हटाएं तो उन्हें नए शासन की वैधता की मान्यता देनी पड़ेगी। पहलवी ने यह भी दावा किया कि शासन के पतन के बाद ईरान में अराजकता या गृहयुद्ध नहीं होगा क्योंकि उनके पास आगे की योजना है। हालांकि ये योजना अभी धुंधली है। ये वादा ईरान की जनता और विश्व समुदाय के लिए एक आश्वासन है और खुद पहलवी के लिए एक राजनीतिक बीमा। ईरान इस समय इतिहास के सबसे नाजुक मोड़ पर खड़ा है और एक ओर है चरमराता शासन जिसकी नींव पर अब बम गिर रहे हैं, दूसरी ओर है निर्वासित राजकुमार जो लोकतंत्र की स्थिरता के नाम पर अपना राजनीतिक मोहरा चला चुके हैं। कौन जीतता है ये समय बताएगा, लेकिन इतना तो तय है कि आयतुल्लाह खामेनेई के शासन का सूरज अब डूबने के करीब है।